क्वेश्चन नंबर 51 है कि कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों में को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। तो व्यक्तिगत मतभेद हैं, उसको पूरा करना है। जैसे कि देखो व्यक्तिगत मतभेद कैसे हैं। जैसे कि ये मास्टर साहब हैं, ठीक है। और यहाँ पर मास्टर साहब बैठे हुए हैं और ये 40 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। ये 40 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कोई टॉपिक बताई, ठीक है। अब कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए एक्स वाई जेड जिसके बारे में इन्होंने बात करा, और जब उस चीज के बारे में बात करा, जैसे कि मान के चलो विकास को लेकर के बात करा इन्होंने कि विकास कैसे होता है बच्चों के अंदर, ठीक है। इन्होंने बोला कि बच्चे जो है ना 1 साल में चलना सीख लेते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ से राहुल उठा और कहा क्या बात कर रहे हो सर, मेरे घर में एक मेरी भतीजी है और वो दो साल तक चली नहीं, 2 साल के बाद चलनी स्टार्ट करी। एक बच्चा उठता है रोहित, वो बोलता है कि मेरी तो भाई मेरी मेरी बहन जो है वो 10 महीने में चलने लगी सर, आप बोल रहे हो 1 साल 12 महीने, तो आप गलत पढ़ा रहे हो। तो इस तरीके के मतभेद जो होते हैं ना, उन पर आप देखोगे उनके जो बोलने का है, उनका जो गैर मौखिक संचार पर विचार करना पड़ेगा आपको। वो क्या परीक्षा में लिखते हैं, ठीक है, वो क्या आपसे बोलते हैं, उन सभी चीजों पर आपको विचार करना पड़ेगा। यार बच्चे क्यों कह रहे हैं, मैंने तो पढ़ा है 1 साल और किताब में 1 साल लिखा हुआ है ऑलमोस्ट, कोई बता रहा है 2 साल, कोई बता रहा है 10 महीने, कोई बता रहा है 2.5 साल। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये आपको विचार करना पड़ेगा। और टीचर क्या करता है, इन सभी चीजों के बारे में समझता है, क्योंकि 1 साल ही तो लिखा गया है, लेकिन ये भी तो लिखा गया है व्यक्तिगत भिन्नता। हर व्यक्ति जो है अलग अलग है, हर तरीके से विकास जो होता है हर व्यक्ति के अंदर अलग होता है। तो मतभेदों को पहचानना है कि ये बोल रहा है 2 साल, ये बोल रहा है 10 महीने, कोई बोलता है 1.5 साल। तो इनको पहचानिए, ठीक है, और उनका सम्मान कीजिए। ऐसा नहीं अरे बैठ जा, मैं बोल रहा हूँ 1 साल तो 1 साल, 2 साल की बात ही नहीं हो सकती। और तुम 10 महीने, बहुत है रोबोट, हैं बैठो चुपचाप। ऐसा नहीं है, 1 साल तो 1 साल, ऐसे नहीं करना है। आपको सभी के सम्मान करने हैं, मतभेदों के। उनके दिमाग में अगर कोई मतभेद है, कन्फ्लिक्ट है, तो उसका सम्मान आपको करना पड़ेगा। विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करना है, मतलब कि देखो ये बच्चा 2 साल बोल रहा है, कोई बच्चा 10 महीने बोलता है, कोई बच्चा 1.5 साल बोलता है। तो आपको इसको नहीं समझ में आता है ना, तो इसको समझाना पड़ेगा किसी तरीके से। जैसे कोई बच्चा बोल रहा है 2 साल, कोई बच्चा बोल रहा है 1.5 साल, कोई बच्चा बोल रहा है कि 10 मंथ। तो इनको ना समझाना पड़ेगा तरीके से कि क्यों ये 2 साल में चलना स्टार्ट करा, क्यों ये 15 मतलब कि 18 महीने में चलना स्टार्ट करा, क्यों ये 10 महीने में चलना स्टार्ट करा। तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं, वो आपका होता है वातावरण। जैसे कि इसको आप लोगों ने बहुत लाड प्यार दिया होगा, गोद में रखा होगा साल भर, तो चलना कैसे सीखेगी, जब देखो तब टांग लिया गोद में, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम टांगना होगा, इसको गोद में लेने वाला कोई नहीं था, ये नीचे चलते चलते अचानक से उठ गई। तो सिंपल सी बात यह है कि ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके वे ऑफ टीचिंग के ऊपर। आपको कोई कोई चीज ऐसी है बच्चों को अलग अलग तरीके से समझ में आती है, समझाना पड़ेगा। कई बच्चे जो है कहानी के द्वारा सीखते हैं, कई बच्चे जो होते हैं स्टोरी के द्वारा, वीडियो के माध्यम से, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो देख करके सीखते हैं, ठीक है। तो बहुत तरीके हैं, आपको सिखानी तो पड़ेगी आप ही को। छात्रों में कमियों को पहचानना है, उन्हें ठीक करना है। तो देखो यहाँ पर कौन सा प्रभावी नहीं है। अब आपने देखा यहाँ पर 2 साल ये बोल रहा है, ये 1.5 साल बोल रहा है, और यहाँ पर 10 महीने बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, आप ये बोलोगे 10 महीने वाला और 1.5 साल वाला तो ठीक है, ये 1 साल के आसपास है, और जो 2 साल वाला है, तुम गलत हो यार, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 2 साल कैसे हो सकता है। उसकी कमी को पहचाना और आपने उसको ठीक कर दिया। तुरंत आपने बोला कि तुम्हारे अंदर ये कमी है और उसको आपने पूरा किया। तो इसका डिमोटिवेशन क्या होता है बताता हूं आपको। आप अगर 30 बच्चों के बीच में हो, आप अगर कोई सवाल पूछते हो, तो आपको मैं बताऊं कि देखो बेटा, तुम्हारी कमी यही है ना कि तुम बीच में उठ करके सवाल पूछ देते हो। लेकिन सवाल पूछना तो अच्छी बात है, लेकिन आपने बोला तुम्हारी कमी यही है। जब आपकी कमी आपको बता दी गई तो आप एम्बेरेस्ड हो जाते हो, यार सभी बच्चे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, सर ने मेरी कमी बता दी। तो कमियां कभी भी किसी को तरीके से डायरेक्ट नहीं बताई जाती है और उन्हें ठीक नहीं करा जाता, अदरवाइज बच्चा नेगेटिव हो जाता है और बच्चा सीखने को लेकर के बिल्कुल पीछे होने लगता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एक प्रभावी जो है ना तरीका नहीं है व्यक्तिगत मतभेद दूर करने का। अगर बच्चे को लगता है कि वो इस चीज के बारे में अच्छा नॉलेज रखता है, तो उसको कमी ना बताएं, उसको उसका सम्मान करें, ठीक है। अगर वो कहता है कि 10 महीने में बच्चे चलने लगते हैं, 9 महीने में बच्चे चलने लगते हैं, ठीक है, तो उसका सम्मान कीजिए, उसको कमी बता करके उन्हें ठीक मत कीजिए कि तुम्हारे अंदर एक कमी है। इस चीज को याद रखिए, ठीक है। चलिए बहुत हो गया इस चीज के बारे में समझाना, ये समझाना बहुत जरूरी है, बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन वही है, हमारा काम है समझाने का, क्वेश्चन आंसर सिर्फ करा करके छोड़ने का नहीं।
ठीक है। 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह कहता है मैं इसका क्या करूंगा, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, क्या दर्शाता है? दो चीजें होती हैं पेपर में आता है। प्रासंगिकता मतलब रिलेवेंस होता है, मतलब कि एक जैसा ही होता है। रिलेवेंट जैसे कि मैं रिलेवेंट चीज पढ़ा रहा हूँ सीटेट से रिलेटेड, तो जेंडर रिलेवेंस मतलब कि समान होता है। किसी ऑफिस में लड़का भी काम कर रहा है, लड़की भी काम कर रही है, सेम प्रायोरिटी मिल जा रही है, मतलब कि रिलेवेंस है। जेंडर समानता मतलब देश में आप देखोगे कि हर किसी को मौका मिल रहा है कि हाँ आगे आ सकता है, तो वो समानता है। लड़का भी फॉर्म भर सकता है, लड़की भी, तो समान व्यवहार किया जा रहा है। प्रासंगिकता मतलब कि लड़कियां लड़कों से कम थोड़ी हैं, वो भी काम कर रही हैं, मतलब कि जैसे लड़के वैसे लड़कियां। घटना यहाँ पर घटती है दो ऑप्शन को लेकर के जो पेपर में पूछे जाते हैं। एक होता है पक्षपात और दूसरा होता है स्टीरियोटाइप। ठीक है, स्टीरियोटाइप जिसको हम रूढ़िवादिता कहते हैं। ठीक है। अब पक्षपात में क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर एक टीचर है और वो क्या करते हैं, ये क्लास है। ठीक है, ये क्लास है। ठीक है, ये क्लास मैं बना देता हूं और यहाँ पर 3 लड़कियां बैठती हैं या 4 लड़कियां बैठती हैं। ठीक है, और ये मास्टर साहब हैं यहाँ पर। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा ना, इनसे पूछेंगे। जो मुश्किल सवाल होगा, आसान सवाल होगा, इनसे पूछेंगे। कहेंगे हाँ इस सवाल का जवाब दो। अब लड़कियों ने आसान जवाब दे दिया, क्या पेपर में आने वाला है इसको बता देंगे। कोई भी अगर अच्छी चीज होगी यहाँ पर इन लड़कियों को बता देंगे, या तो फिर कुछ मैडम होंगी वो इन लड़कियों से पूछेंगी क्योंकि ये घर के पास की रहती होंगी, लड़कियां इनकी रिश्तेदार होंगी। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए कि 40 30 40 लोगों में से 2 3 को चुन करके सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करना, उन्हीं को सपोर्ट करना, उन्हीं की कहीं ना कहीं मतभेदों को दूर करना, जैसे कि आपके लड़के हों उस तरीके से बिहेव करना, उनको नहीं मारना सबको मारना, ये पक्षपात कहलाता है। एक क्लास के अंदर सारे बच्चे आपके ही हैं, आपको उस तरीके से ट्रीट करना है कि सारे आपके हैं। जिस तरीके से एक को पढ़ाओगे उस तरीके से सबको, क्योंकि माँ बाप तो बच्चों को एक जैसा ही करते हैं, दो तरीके का कर ही नहीं सकते। तो उसको पक्षपात बोला जाता है, जो अलग अलग तरीके से लोगों को करे, आपके साथ अलग व्यवहार, मेरे साथ अलग व्यवहार। रूढ़िवादिता क्या होती है? रूढ़िवादिता वो होती है जैसे कि जो आपके दादा ने आपके साथ किया, मतलब कि जो दादा ने आपके पापा को दिया, पापा ने आपको दे दिया। ठीक है। अब दादा ने कहा कि मैं गुड़िया से नहीं खेलता बेटे, तू गुड़िया से खेलता है। अब पापा ने बोला बेटे को, बेटा मैं गुड़िया से नहीं खेलता था, दादाजी कहते थे तू गुड़िया से खेल रहा है। और आप अपने बच्चे को कहोगे, अगर नौकरी वोकरी हो गई, शादी वगैरह हो गया, तो कि मैं तो गुड़िया से नहीं खेलता था, तू गुड़िया से खेलेगा। तो ये स्टीरियोटाइप है, रूढ़िवादिता, जो पुरानी धारणा है, इसको खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड़िया से खेल रहे हो, गुड्डे से खेल रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है यार? कुछ लोग कहते हैं जिस जिस तरीके की चीज का इस्तेमाल करोगे सोच वैसी हो जाती है, बट ये सारी चीजें मिथ है। ठीक है। बच्चे बच्चे के ही रूप होते हैं और उसमें लड़का और लड़की कोई नहीं। 5 साल तक के लड़के को आप स्कर्ट पहना दो और कहीं ना कहीं वो लड़की ही लगेगा, क्योंकि लड़का लड़की 5 साल तक ऑलमोस्ट बराबर ही दिखते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक होता है सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए। इस चीज के बारे में मैं अच्छा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बहुत आसान है ये सीखने के लिए आकलन। तो यहाँ पर देखोगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। ठीक है, लर्निंग, एक असेसमेंट फॉर लर्निंग है, एक असेसमेंट एज लर्निंग है, एक असेसमेंट इन लर्निंग है। ठीक है, तो आसान है, ये बहुत आसान है। एक बार दोबारा से मतलब मोटा मोटी बता देता हूँ। ये इसको बोलते हैं पास्ट टेंस, ये हो जाता है प्रेजेंट, ये हो जाता है फ्यूचर, ये हो जाता है हेल्प। जैसे कि मोडाल होते हैं ना, वो सिर्फ हेल्प करते हैं, आई कुड, आई कैन गो, आई मे गो, इस तरीके से हेल्प करने का काम। तो का वाला जो होता है मतलब कि सीखने का आकलन, मतलब कि जो बीत चुका, मतलब कि आपका रिजल्ट आ गया, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते। तो जो बीत गया उसमें कुछ नहीं कर सकते, रिजल्ट आ गया। असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब प्रेजेंट, जो आज चल रहा है, मतलब कि आज चल रहा है ना, तो आपको 2 महीने बाद एग्जाम है। तो आप क्या करोगे? आप पढ़ाई कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, अपना आकलन कर रहे हो, कहाँ पर हूँ, कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया, ये सारी चीजें जो है फॉर आकलन। एज आकलन मतलब कि आगे जो होने वाला है वो आज के टाइम पर आपका जज करा जाएगा कि आज आपको कितना नॉलेज है और कितने पढ़ने की रिक्वायरमेंट है आगे के लिए। तो आगे का रोड मैप जो तैयार करा जाता है वो एज लर्निंग होता है। इन लर्निंग आपने बहुत कुछ सीख लिया, जब भी आपको थोड़ी बहुत मदद की जरूरत पड़ेगी आप टीचर का दरवाजा खटखटाएंगे। जैसे कि मम्मी के पास जाते थे, कहते थे कि मम्मी पैसा चाहिए, पापा से बोल दो ना। तो वो जो हेल्प होती है वो इन लर्निंग में होती है, वो टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करता है। तो आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। जो बीत चुका, जो जिसका असेसमेंट हो चुका है वो होता है पास्ट। जो हो रहा है राइट नाउ, जिसमें आप कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं डेली बेसिस पर, वो होता है आपका प्रेजेंट।
अब पहले वाले में टीचर जो है मेन होता है, इसको मैं एक वीडियो में बताऊंगा। इसमें टीचर मेन होता है। दूसरे वाले में टीचर और स्टूडेंट दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तीसरे वाले में फिर यहाँ पर देखोगे टीचर जो है रोड मैप तैयार करता है और स्टूडेंट को बस दे देता है और कुछ काम नहीं करता। टीचर थोड़ा सा होता है और यहाँ पर रोड मैप दे देता है बच्चे के लिए। चौथे वाले में टीचर ना के बराबर होता है, जब जरूरत होगी स्टूडेंट को, यहाँ पर रोल होता है स्टूडेंट का, जब जरूरत होगी तो टीचर का दरवाजा खटखटाएगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। ऑफ लर्निंग होता है बीता हुआ, फॉर लर्निंग होता है प्रेजेंट जो आज चल रहा है, एज लर्निंग होता है फ्यूचर के लिए रोड मैप, जैसे आपकी पुरानी जितनी भी नॉलेज है उसके बिहार पर आगे का रोड मैप बनाया जाएगा। जैसे आप सीडीपी अच्छा जानते हो तो अब सीडीपी पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप रिवीजन खुद से करते रहे। मैथ नहीं आता तो मैथ के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। पेडागोजी नहीं आती तो पेडागोजी के बारे में डिस्कस करेंगे। रोड मैप ऐसे बनता है। और जहां पर भी कहीं दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बता देते हैं कि सर ये दिक्कत है, इस चीज के बारे में वीडियो बना दो, वो वीडियो बन जाती है। वो आपका इन लर्निंग हो गया, चीजें समझ में आ गई। तो यहाँ पर अधिगम के आकलन, सीखने के आकलन को लेकर के अब देखोगे तो ये बीत चुका है। के बजाय सीखने के लिए आकलन जो कि चल रहा है, ठीक है। ऑफ मतलब का, फॉर मतलब के लिए, ठीक है। एज मतलब के रूप में, अधिगम के रूप में, और इन मतलब में, ठीक है। सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? देखिए, जो चीज बीत चुका है बीत चुका है, जो चीज चल रहा है वो चल रहा है, उसके लिए करने के लिए क्या करोगे आप, ठीक है। रिजल्ट तो मान लो आया और आप उसमें फेल हो गए, अगला रिजल्ट आपके सामने पड़ा हुआ है, तो मैं उसको क्या करूंगा कि आपका आने वाला जो रिजल्ट है ना, उसके लिए आपकी तैयारी अभी कैसी चलेगी। तो शिक्षार्थियों केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर केवल जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, केवल संज्ञानात्मक से कुछ नहीं होगा दोस्तों, वातावरण चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ गरीबी और मजबूरी में, गरीबी कुछ नहीं होती है, मजबूरी सबसे बड़ी खेल होता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। देखिए, दैनिक प्रक्रिया में आकलन को जब शामिल करेंगे, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल कर रहे हैं। सीधे निर्देश देने की बात गलत है। प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ा दिया, अरे बेकार है यार, प्रतिस्पर्धा की भावना मत बढ़ाओ, नहीं तो बच्चे सीखते नहीं है, उस भागते हैं। आंसर नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो रहा है, चलिए फटाफट इसको खींचते हैं। बच्चों के विकास का क्रम क्या होता है? बच्चों के विकास का क्रम होता है, देखो, अमूर्त से मूर्त की तरफ हो ही नहीं सकता। पियाजे ने क्या बोला था? 0 से 2 सेंसरी मोटर, 7 से 11, 2 से 7 आपका प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 कंक्रीट, और 11 से 15 फॉर्मल। तो ये था मूर्त। पहले मूर्त आता है फिर अमूर्त आता है। तो पहले मूर्त आप बनोगे फिर तो अमूर्त, तो अमूर्त से मूर्त हो ही नहीं सकता, पहले क्या होगा? मूर्त से अमूर्त होगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया। अमूर्त पहले 15 साल के हो जाओगे फिर 11 थोड़ी होगे। सामान्य से विशिष्ट, जनरल से स्पेसिफिक, ठीक है, ये वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। कभी भी देखो पैर से सिर की ओर विकास नहीं होता है, पहले सिर बनता है फिर पैर। हाथ से केंद्र की ओर नहीं, पहले केंद्र होता है शरीर का फिर जाकर के हाथ। वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उनके जो बिताने वाले दिन हैं अपना अलग बहुत दिन बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से बच्चे हैं। तो बिल्कुल फैक्ट है। अगर कोई बच्चा जो है 1 लाख रुपया उसके पापा कमाते हैं और एक बच्चे का 10,000 महीने का कमाते हैं, तो सिंपल सी बात है फर्क तो होगा। ये बच्चा गर्मियों की छुट्टी में बहुत अच्छे जगह पर घूमने जाएगा और ये बच्चा जो होगा ये अपने नाना नानी के घर या अपने किसी रिश्तेदार के घर जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अलग अलग लाइफस्टाइल जीते हैं दोनों बच्चे, क्योंकि यहाँ पर परिवार की इनकम में भी डिफरेंसेस है। बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है और बचपन में बहुत विविधता है। तो यहाँ पर विविधता आप देख ही रहे हो, एक जा रहा है गोवा में, एक जा रहा है मम्मी के नानी के घर, रिश्तेदार के घर। तो बहुत ज्यादा विविधता है, लेकिन ये संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है कि ये जीवन भर इस तरीके से रहेगा और ये भी जीवन भर इस तरीके से रहेगा, ये बदलता रहता है। तो दोनों ही ऑप्शन राइट है। आंसर नंबर फर्स्ट होना चाहिए, देखते हैं। चलिए फर्स्ट है आंसर। चलिए, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बाल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ने का इस्तेमाल करके एक मटर को उठाना पसंद करता है। क्या है यहाँ पर यार? मटर उठाना शुरू करता है, क्या है? दिखता नहीं है यहाँ पर। हाँ, उठाना सीखता है, ठीक है। तो मटर का दाना उठाना एक सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो देखिए, पहले आपने चिमटी जैसी चीजों को पकड़ना सीखा, उसके बाद चिमटी का कैसे? पहले आपने हाथ से बाल जैसी बड़ी चीज को, अच्छा बॉल है यार, बॉल और बाल एक जैसा ही होता है। बॉल जैसी बड़ी चीज को पकड़ना सीखा, जैसे गेंद को पकड़ना, फिर चिमटी को पकड़ना सीखा, फिर एक मटर के दाने को। तो सिंपल सी बात है, आप कहीं ना कहीं देखोगे तो सेंटर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये जो हाथ है ना, ये मान के चलो ये बच्चा है, ठीक है। अब ये हाथ है,
ठीक है। तो ये हाथ से पहले चीजों को पकड़ना सीख रहा है, फिर जाकर उंगलियों का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो उंगली थोड़ा बन नहीं पाया ठीक से, बट कोई दिक्कत नहीं। आप देखोगे तो यहाँ पर जब हाथ का इस्तेमाल कर रहा है, पहले तो बॉल पकड़ने का हथेली का इस्तेमाल करता है, फिर बाद में देखते हो कि उंगलियों से चिमटा पकड़ता है, उसके बाद मटर के दाने को उठाना चाहता है, मटर को छीलता है, तो नाखून का इस्तेमाल करता है। तो पहले जो सेंटर से कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ। सेंटर से बाहर के जाने की तरफ क्या बोलते हैं, समीप दूर विमुख कहा जाता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल बोला जाता है। और सिफालोकोडल किसको बोला जाता है, शीर्षगामी, सर से पैर की तरफ। तो जब भी सर से पैर की तरफ बात हो तो शीर्ष मतलब सर, शीर्षगामी, और बाकी समीप से दूर जाने की बात हो मतलब कि पास से दूर जाने की बात हो तो उसको प्रॉक्सिमो डिस्टल कहा जाता है। राइट आंसर, आंसर सेकंड होना चाहिए। देखते हैं क्या है, बिल्कुल राइट आंसर सेकंड है। चलिए एक और प्रश्न है बहुत अच्छा सा, कि बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी कौशल और मूल्य, ठीक है, जानकारी कौशल और मूल्य रीतियां केवल अभिभावक से ही सीखते हैं। और केवल अभिभावक से कैसे सीखते हैं, हो सकता है कि केवल अभिभावक से सीखा जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। केवल अभिभावक हर चीज नहीं सिखा सकता, बहुत सारी चीजें हैं। कौशल तो अभिभावक, मूल्य, समाज के बारे में कुछ जानकारी जो है ना वो दे सकते हैं। कौन दे सकते हैं भैया, समाज के बारे में कोई जानकारी वो दे सकते हैं आपके आपके माता पिता, कि हाँ हमारा समाज कैसा है। लेकिन कौशल मतलब समाज में रहना कैसे चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस तरीके से क्या बिहेव करना चाहिए, सामाजिक मूल्य क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग आज कहते हैं मेरी मर्जी, समाज में कोई खाने को देगा क्या, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ वो पहनूं, मैं जो मर्जी वो करूं। ठीक है, तो मूल्य को समझना पड़ता है। हम एक सोशल एनिमल हैं और हमें समाज में रहना इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगर समाज में नहीं रहे और हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी एक ही जिंदगी है, हम ऐसे मर्जी जैसे मर्जी जी लें, ठीक है, तो एक टाइम के बाद आपको खुद अफसोस होगा और आप खुद एक सामाजिक प्राणी बनोगे। जब आपको लगेगा कोई सपोर्ट नहीं करता आपको, सबने आपको अकेला छोड़ दिया, आप फिर कहोगे कि यार मुझसे कोई बात नहीं करता, दुनिया मतलब ही है। ऐसा नहीं है, आपको मूल्यों को लेकर चलना पड़ेगा। आपको जो अच्छा लगता है आप अच्छा करो ना, लेकिन आपसे किसी को दुख नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको आपसे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें कहाँ सीखोगे आप, ये सिर्फ अभिभावक तो नहीं सिखाएंगे ना, ये समाज की ठोकरें आपको सिखाती हैं चीजें। तर्क क्या है, बच्चों का समाजीकरण है एक सरल और रेखीय प्रक्रिया है। तो बच्चे का समाजीकरण सरल प्रक्रिया नहीं है, जटिल। जिसके घर में बच्चा होगा ना उसको पता होगा कि उसका समाजीकरण कितना मुश्किल है। बच्चे को ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जानता है, उसको सब कुछ पता है, समाज से कोई मतलब नहीं है। बोला जाएगा दादी नानी के घर चले जाओ, मौसा के घर चले जाओ, भैया घर चले, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। घर पे पड़े रहते हैं लेकिन कहीं जाते नहीं। तो उनको सिखाना ना समाजीकरण बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। ठीक है, एक बहुत सरल प्रक्रिया नहीं है। तो दोनों आंसर जो है ना दोस्त गलत होने वाले हैं। देखिए राइट आंसर हो गया आंसर नंबर 4। ठीक है, तो दोनों ए और आर दोनों गलत हैं। सिंपल सी बात है, एक सरल प्रक्रिया नहीं है, बहुत जटिल प्रक्रिया है वो दोस्त समाजीकरण। समाज में रहना इतना आसान नहीं है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, समाज से दूर हो जाना पसंद करते हैं और नाम ये लगाते हैं कि समाज के लोग बड़े बुरे होते हैं। ठीक है, समाज के लोग ताने मारते हैं, नौकरी नहीं हुई तो अच्छी बात है ना, ताने मारते हैं तभी तो तुम कुछ करोगे। अगर तुम्हारे ऊपर कोई ताना ही नहीं मारे तुम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। आप इस चीज को समझिए, जो आपका पड़ोसी आपसे जलता है तो आपके माँ बाप भी तो आपके पड़ोसी से जलते हैं। तो ये तो नेचर है ह्यूमन का, ये तो ह्यूमन नेचर है। तो किसी पे उंगली नहीं उठाई जाती है। आप बस ये देखो कि आप क्या कर रहे हो समाज में, आप क्या कोई प्रोडक्टिव थिंग्स आप समाज को दे रहे हो। तो ये सब चीजें देखना है। दूसरे पर इल्जाम लगाना बहुत आसान है और इंडिया में ये बहुत ट्रेंडिंग में भी है। किसी के ऊपर इल्जाम लगा दो, मैं नौकरी लेना चाहता हूँ, पड़ोसी को जलाना है, औकात दिखानी है, ये सारी चीजें लेकर के पढ़ोगे तो कभी नौकरी नहीं लगती दोस्त। किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनशील है और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। अब मैं बता देता हूँ, वस्तु अस्थायित्व की समझ तो यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, मतलब कि इमेज छप जाना किसी चीज का, जैसे कि कोई खिलौना है, इसका कोई खिलौना है, ठीक है, अब इस खिलौने को छुपा दोगे ना इससे, तो ये बच्चा जो है ना, इस खिलौने को छुपा दोगे तो ये बच्चा खोजेगा, कहेगा मेरा खिलौना कहाँ गया, मेरा खिलौना। आपसे बोलेगा नहीं लेकिन ढूंढता रहेगा, इस कमरे में उस कमरे में, ज्यादा कमरे हैं तो ऊपर नीचे हर जगह ढूंढेगा। क्यों, क्योंकि खिलौने का जो इमेज है ना वो उसके दिमाग में छप चुका है। इसी को वस्तु स्थायी तो बोला जाता है। राइट आंसर तो आप ए मार दोगे लेकिन ए होगा नहीं। रीजन क्या है मैं बताता हूँ। रीजन ये है कि यहाँ पर समझ तो बना लेते हैं परंतु ये नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है। यहाँ पर सिर्फ वस्तु स्थायित्व की कल्पना आ जाती है कि बच्चे जो है समझ जाते हैं कि ये हमारा चीज है, वो हमारा चीज है, बस इतना ही समझते हैं।
लेकिन अब यहाँ पर ना जब बड़े होते हैं ना, 2 से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था में होते हैं बच्चे, ठीक है, 2 वर्ष में तो स्थायित्व की यहाँ पर होगी समझ। अब जब हम यहाँ पर जाते हैं ना पूर्व संक्रियात्मक में, तो यहाँ पर समझ नहीं पाते कि परिवर्तनीय है और उनके निर्णय से मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है, उनके निर्णय चीजों का मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको, जैसा कि ये कोई एक गुड्डा है, ठीक है, ठीक है, ये एक गुड्डा है। अब उनको लगा कि इस गुड्डे में ना ये हमारी बेबी के जैसा गुड्डा है, ये एक बेबी है, ठीक है। उनको लगा कि ये जो बेबी है ना, ये गुड्डा जो है वैसा ही बेबी के जैसा मेरा एक गुड्डा है। अब उसको लगा कि ये ना इसके अंदर भी जान होती है, जैसे कि मेरी बेबी के अंदर जान है, ठीक है। तो अब ये जो है ना, इसको क्या लगता है, इसके अंदर दिमाग में छप चुका है कि बेबी जो छोटी सी है तो गुड्डा भी छोटा सा है, तो इसके अंदर भी जान है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि ये समझता है ना कि ये ऐसा दिखता है तो ये भी ऐसे दिखती है, तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर भी जान है, इसको भी दूध पीना होगा, इसको भी पानी पीना, इसको भी खाना खाना, तो सारी चीजें इसको करवाने लगता है, ठीक है। तो क्रियाएं जो है परिवर्तनीय है, क्रियाएं जो है बदलती रहती हैं, इस चीज में इसको पता नहीं होता है, ये निर्णय ऐसे लेते हैं जैसे कि उनको सामने दिखता है और वो देखते हैं। तो वही जो दिखता है वही तो दिमाग छपता है, तो वस्तु अस्तित्व वो वही होता है कि जो आपके चीज, आपने जो चीजें देखी वो चीज आपके दिमाग में छप गई, और उसी चीज के बारे में यहाँ पर कौन सा एज है, आंसर नंबर 2 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें बच्चा वही निर्णय लेता है जो उसको दिखता है। चीजें समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका आंसर नंबर 2। आसान क्वेश्चन है लेकिन घुमाने वाला क्वेश्चन है। वस्तु स्थायित्व की समझ जो है वो आंसर नंबर फर्स्ट संवेदी चालक में आ जाती है, लेकिन उस क्रियाओं को परिवर्तनीय करना होता है, वो क्रियाएं परिवर्तनशील हैं। और इस चीज के बारे में किसको नहीं पता होता, पूर्व संक्रियात्मक को नहीं पता होता, क्योंकि मूर्त वाला तो बता देगा, हाँ भाई इन दोनों में फर्क है, हर क्रिया बदलती है। अमूर्त वाला भी बता देगा क्योंकि 7 से 11 वाला है, 11 से 15 वाला है, ठीक है। और ये जानते हैं ना, ये पियाजे का सिद्धांत है 4 अवस्थाओं में, जिन्होंने बताया है इस चीज के बारे में, ठीक है। तो पूर्व संक्रियात्मक वाला बच्चा भी यहाँ पर तो संवेदी, यहाँ पर अब वस्तु स्थायित्व जो होता है वो डेवलप हो जाता है संवेदी चालक में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वो बच्चा जो है अभी भी उस चीज को समझ नहीं पाता है कि एक्चुअल में है क्या चीज, ठीक है। तो राइट आंसर आंसर सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। मूर्त संसाधन व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। अब देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है। परिकल्पना बेकार चीज नहीं हो गई। मूर्त पूर्व संक्रियात्मक मतलब कौन सी अवस्था, 2 से लेकर के 7 साल तक की तो अवस्था है। तो परिकल्पनात्मक अच्छी चीज है क्या, ये तो आप देखोगे कि 11 से लेकर 15 चौथी अवस्था है। अमूर्त क्या हुआ, ये भी 11 से लेकर के 15 वाली अवस्था है। जटिल पदानुक्रमित ये कौन सी है, 11 से 15, तो ये सब गलत हो जाएगा। मूर्त संसाधन बिल्कुल फैक्ट है। अब मूर्त कौन सी आती है, 7 से 11 में आती है, तीसरी वाली अवस्था में आती है। लेकिन यहां पर क्या लिखा है कि आपने 2 से 7 साल तक के बच्चे को ना एक स्टोरी सुनाई, बच्चे को नहीं समझ में आएगी, लेकिन जब भी आपने एक फिल्म दिखाई तो बच्चा वो चीजें सीखने लगता है, ठीक है। तो दृश्य और श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करोगे किसमें, 2 से लेकर के 7 साल तक के बच्चों का। जो दिखता है वही बिकता है, जो दिख नहीं सकता बिक नहीं सकता, कहां पर, पूर्व संक्रियात्मक। राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। चलिए बहुत अच्छा वीडियो हो गया और लंबा चौड़ा वीडियो था। चलिए चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इच्छा आपकी है दोस्त। मेरा काम है सिर्फ कंटेंट अच्छा देना, तरीके अच्छे से समझाना, अच्छे तरीके से समझ लोगे तो अच्छी बात है। निम्न में से पाठ का सही उदाहरण क्या है। मैं ये नहीं कहता कि हम ही अच्छा पढ़ाते हैं, मैं अपने आप को तो कुछ मानता ही नहीं, मैं तो बस ये बोलता हूँ अपना कर्म कर रहा हूँ, फल की चिंता मैं कभी नहीं करता। मैं अपने वीडियोस को देता हूँ ताकि कोई ऐसा व्यक्ति है हो जिसे ना समझ में आता हो तो मेरे वीडियो देख के समझ सके। बाकी टीचर तो बड़े लाजवाब लाजवाब है, उनसे पढ़ ही रहे हैं बच्चे। पाठ का सही उदाहरण क्या है, सवालों के जवाब बताना, संकेत व इशारे देना, भौतिक पुरस्कार देना, उद्दीपक प्रतिक्रिया के अनुकूल को सक्रिय बनाना। तो पाठ किसने बताया था, पियाजे ने बताया था। इंग्लिश में स्कैप फोल्डिंग बोला जाता है इसको, ठीक है। और स्कैप फोल्डिंग कोई भी दे सकता है जिसको नॉलेज है। आप अपने पापा को भी स्कैप फोल्डिंग दे सकते हो, अपने दादा को भी दे सकते हो, ठीक है। लेकिन क्यों दे सकते हो, क्योंकि आपको उस चीज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। जैसे आपके दादाजी को दुनिया का सारा ज्ञान है, मोबाइल नहीं जानते हैं वो कहेंगे थोड़ा सा रामायण लगा के दो फोन में, तो आप पार कर रहे हो ना यार, स्कैप फोल्डिंग ही तो दे रहे हो ना, आप उनको हेल्प कर रहे हो।
मदद कर रहे हो रामायण लगाने में, यूट्यूब खोला आपने, रामायण लगा कर दे दिया, वो देख रहे हैं रामायण, मस्त है, तो आपने स्कैफोल्डिंग पाड़ दिया, इसी को तो पाड़ बोलते हैं, थोड़ी सी मदद कर देना। तो संकेत और इशारे ये होते हैं आपके पाड़ के निशान, ठीक है। तो ये आपके होते हैं उदाहरण। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सेकंड, ठीक है। भौतिक पुरस्कार देना ये नहीं होता है, सवालों के जवाब दे देने से तो पाड़ दिया ही नहीं ना आपने, मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए, अगर 60 क्वेश्चन का आंसर सेकंड हो जाए और चारों ऑप्शन ना समझाएं तो आपको कुछ नहीं आएगा, आप ऐसे ही करके चले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कुछ फायदा नहीं होगा आपसे, ठीक है। भौतिक पुरस्कार देने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको भौतिक पुरस्कार दे दिया जाए, ठीक है, आप फर्स्ट आओगे आपको साइकिल मिल जाएगी, तो बाकी का बीच का प्रोसेस कहाँ गया, ठीक है। उद्दीपक प्रतिक्रिया के अनुकूल सक्रिय करना ये भी गलत है यार, कोई कोई चीज देखी आपने, उसके प्रति आपने प्रतिक्रिया करने लगे, तो इसकी चीज के जो पूरे माहौल है ना, इस चीज को सक्रिय बना दिया जाए आपके हिसाब से, कि आपको कोई चीज दिखाई जाए और आप उस चीज को कंप्लीट कर लें, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको संकेत दे दिए गए। अब संकेत कैसे दे दिए गए, आप जैसे कि मान के चलो कैसे दिए जा सकते हैं संकेत, मतलब आप आंखों को समझते हैं ना, जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपने एड्रेस पूछा, तो सामने वाले ने मुंह में गुटखा भरा हुआ था, तो उसने क्या किया, गुटखा भरा हुआ था तो उसने आपको हाथ दिखा दिया कि पहले सीधे जाना है फिर लेफ्ट जाना है, तो आपको संकेत से समझ में आ गया, मतलब उसने क्या दिया, पहाड़ ही तो दिया है ना, उसने संकेत के बारे में बताया है। और किसी ने आपको इशारे कर दिए, जैसे कि आप देखो पहाड़ का कैसे होता है इशारे, जैसे कि आप जब भी आप 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते होगे, उस एज में मतलब कि मान के चलो बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं होता है, नकल वकल मार सकते हैं, हर बच्चे मारते हैं आगे पीछे से, तो आपने 3 बेंच छोड़ करके कोई लड़का बैठा हुआ है, उससे आपने पूछा कि भाई तीसरे का दूसरा क्या होगा, तो उस लड़के ने बताया इशारे से कि तीसरे का पहला होगा, ठीक है, 3 उंगली ऐसे दिखाए और उसके बाद बोले पहला होगा। हमने भी किया है यार, 7वीं 8वीं क्लास में हर बच्चा ऑलमोस्ट कर लेता है, तीसरे का दूसरा क्या होगा, पहला क्या होगा, ऐसा तो है नहीं हमने कोई चीज पढ़ानी स्टार्ट कर दी तो हमें कुछ नहीं आता और सब कुछ आता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इशारे इस तरीके से वो क्या कर रहा है, तीसरे क्वेश्चन का पहला आंसर दे दिया, मतलब कि वो इशारे में आपको बता दिया, तो पार दे दिया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इनको समझिए। क्वेश्चन नंबर 61 से अभी बात करेंगे, ठीक है। चलिए